गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल चल रहा है, इसका पीछा नहीं छूटा है अभी तक। टॉपिक चलते जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के फर्स्ट चैप्टर के। इलेक्ट्रिक डायपोल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं कि इससे उसका इंट्रोडक्शन दिया था। वीडियो कभी भी आप नेक्स्ट वीडियो को देखते हो तो पिछली वीडियो देखना चाहिए, सीरीज में देखो तो समझ में आएगा। आज टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डायपोल। दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे ये बताया गया कि मान लो एक्सटर्नल फील्ड है, यहां पर ध्यान से सुनना, E फॉर एक्सटर्नल फील्ड। ये जब भी मैं E लिखता हूं ना तो ये एक्सटर्नल फील्ड होता है, बाहरी फील्ड होती है। और यहां पर हम एक डायपोल को लेकर आते हैं। एक डायपोल आ गया, -q एंड प्लस, एक डायपोल आ गया। आपको दिख रहा है डायपोल आपके सामने है, -q और +q डायपोल है। इसका नाम रख दो A और इसका नाम रख दो B। डायपोल का नाम है A और B। अब यहां पर क्या है सुनना, अब ये जैसे ही डायपोल, सोचने वाली बात है, बहुत अच्छी सोचने वाली बात है बेटा। ये जो E है, E के बारे में आपको मैं बता दूं, एक तो एक्सटर्नल है और यूनिफॉर्म है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल है मतलब बाहरी फील्ड है, और यूनिफॉर्म है मतलब एक जैसी। अब क्या होगा, डायपोल आया, कहां आया, एक्सटर्नल फील्ड में आया। एक्सटर्नल फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, E है। अब हुआ क्या, जैसे ही डायपोल आया, एक्सटर्नल फील्ड में आया, वो तुरंत फोर्स फील करेगा, क्योंकि डायपोल का मतलब दो चार्जेस आए। डायपोल होता क्या, दो चार्जेस को लेकर बनाया जाता है। तो चार्जेस तो हैं, और चार्जेस फील्ड में आ जाए तो 2-3 वीडियो बैक जाना तो पढ़ाया था मैंने, वहां पे फोर्स फील करता है। तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, आपको याद होना चाहिए। और इस फोर्स का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, जो फोर्स फील करता है उसका फॉर्मूला होता है Q × E। देखते जाओ, बहुत अच्छा टॉपिक है। डायपोल लेकर आप फील्ड में आए, तो डायपोल का मतलब आप दो चार्जेस लेकर आए। दोनों चार्जेस को फील्ड में लेकर आओगे तो क्या होगा, दोनों चार्जेस फोर्स फील करेंगे। क्या फोर्स फील करेंगे, Q × E। अब एक बात साफ दिख रहा है कि यहां पे दोनों फोर्सेस जो डायपोल पे लग रहे हैं वो इक्वल हैं और अपोजिट हैं। इक्वल है ना, QE यहां भी, QE यहां भी, चार्ज सेम है, फील्ड यूनिफॉर्म है, तो फोर्स तो आपको सेम ही लगेगा। तो यहां पे एक बात सुनना, तो यहां पे नेट फोर्स क्या हो गया, 0। इसलिए यहां पे कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। फोर्स लगेगा लेकिन इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है लीनियर मोशन, नहीं हो पाएगा। लीनियर मोशन कब होता, जब एक फोर्स ज्यादा होता, एक फोर्स कम होता, तब वो लीनियर मूव करता। जिधर फोर्स ज्यादा होता उधर चलने लगता। इसलिए ट्रांसलेटरी मोशन की तो बात खत्म कर दो, होएगा ही नहीं, क्योंकि फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है। लेकिन सोचो एक बात, अगर यहां पे एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं, अगर यहां पर ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रहे हैं, ये अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाता, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर जहां पे डायपोल लाकर रखा है आपने, वहां पर जो एक्सटर्नल फील्ड है, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होता, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझो, यहां पे फील्ड कुछ और, यहां पे कुछ और, यहां पे इंटेंसिटी कुछ और, यहां पे कुछ और, तो उस केस में क्या होता, ये जो फोर्स दोनों एंड पे लग रहे हैं वो भी बदल जाते, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q × E। Q × E, आप देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q × E। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q × E। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती तो यहां पर E कुछ और होता, यहां पे फील्ड कुछ और होता। तो उस केस में क्या होता बेटा, ये जो फोर्स होते वो अपोजिट तो होते बट इक्वल नहीं होते। अरे अपोजिट तो इसलिए होते क्योंकि एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज है, वो तो होते अपोजिट, बट फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता। एक तरफ फोर्स ज्यादा लगता तो एक तरफ फोर्स कम लगता। तो उस केस में क्या होता कि ट्रांसलेटरी मोशन की भी शुरुआत हो जाती, यानी ये डायपोल आगे पीछे करना शुरू कर देता, जिधर फोर्स ज्यादा होता उधर ये मूव करना शुरू कर देता। कौन, डायपोल। लेकिन अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं सुनो, यहां फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, नो ट्रांसलेटरी मोशन। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आ गया तो फोर्स
अपोजिट बट नॉट इक्वल तो ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन एक मोशन तो हर हाल में होगा, ट्रांसलेटरी तो कहीं हो भी नहीं, नहीं भी होगा। यहां नहीं होगा, यहां होगा। कहां नहीं होगा? जहां फील्ड यूनिफॉर्म है। कहां होगा? जहां फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन एक चीज याद रखना, रोटेशन तो होगा ही होगा, चाहे फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। रीजन सुनो क्यों होगा। क्योंकि मान लो किसी भी बॉडी पे फोर्स लगता है, ध्यान से सुनना, बहुत आया एग्जाम में ये सब कॉन्सेप्ट। किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाओ, एक इस एंड पे लगाओ और एक इस एंड पे लगाओ, अपोजिट होना चाहिए। इक्वल इक्वल से मतलब नहीं, इक्वल हो तब भी, नहीं हो तब भी। अगर मान लो इस मार्कर को, इस पेन को आपने इधर खींचा, एक बंदे ने पेन को ऊपर खींचा, तो क्या होगा? इसमें रोटेशन आ जाएगी। तो रोटेशन तो होना ही होना है, चाहे फील्ड यूनिफॉर्म हो तब भी होगा, नो ट्रांसलेटरी मोशन बट रोटेशन। यहां ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशन। रोटेशन तो कंपलसरी होना ही होना है, क्योंकि रोटेशन के लिए सिर्फ फोर्स का अपोजिट होना काफी है और अलग अलग एंड पे लगना काफी है। इक्वल है या नहीं, उससे कोई रोटेशन पे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं एमसीक्यू के लिए, याद रखना, अगर किसी भी डायपोल को आप एक्सटर्नल फील्ड में लाकर रखते हो और अगर वो फील्ड यूनिफॉर्म है, तो एक बात ध्यान रखना, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि वहां ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, सिर्फ रोटेशन होगा। लेकिन अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी, तो वहां पे ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और रोटेशन भी। रोटेशन के बारे में तो कोई डाउट है नहीं, रोटेशन तो होना ही होना है। रोटेशन कब होता है? जब फोर्सेस अपोजिट हो बस, और एक जगह नहीं लगे। ये भी ध्यान रखना, ये नहीं कि यहीं पे पहला लग रहा है, यहीं पे दूसरा लग रहा है, वहां पे नहीं। एक तो अपोजिट होने चाहिए और दोनों अपोजिट एंड पे लगने चाहिए। फोर्स इक्वल है या नहीं है, उससे रोटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर फोर्स इक्वल है तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, और फोर्स अनइक्वल है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के कारण तो ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा। वो ट्रांसलेटरी मोशन पे फर्क पड़ेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये तो क्लियर हो गया भाई कि हाँ रोटेशन होगा। तो जब कोई चीज रोटेट करता है, अब जरा सुनो, डायपोल की लेंथ क्या मान लो? डी। डी मानते हैं हम। अब सोचो जब इसमें रोटेशन आ जाएगा तो एक बात सोचना, ये जो डायपोल है, ये जो फील्ड के साथ एंगल एक बनाएगा, वो फिक्स नहीं होगा, वो तो चेंज होगा। बोले क्यों? क्योंकि जब रोटेशन आएगा तो एक एंगल भी लिया, इस डेरिवेशन में एक एंगल लिया जाता है। अब ये एंगल क्या है, इसको नहीं भूलना आप। एंगल के बारे में याद रखना, थीटा है बेटा, एंगल बिटवीन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये थीटा किसके बीच एंगल है? डायपोल और एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी। ये आ जाएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी डेरिवेशन में। और ये थीटा फिक्स नहीं है, थीटा क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे ये रोटेट करेगा वैसे वैसे थीटा चेंज होगा। हमें तो टॉर्क निकालना है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब हम टॉर्क के लिए एक काम करेंगे, यहां से एक ट्रायंगल बना देंगे। और ट्रायंगल क्यों बनाया है वो अभी 2 मिनट में समझा रहे हैं। ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। आप टॉर्क कैसे डिराइव करोगे जरा सुनो। टॉर्क डिराइव करने के लिए, टॉर्क क्यों आएगा? क्योंकि रोटेशन है। जो बॉडी रोटेट करती है उस पर टॉर्क आ जाता है। रोटेशन हुआ तभी टॉर्क का कॉन्सेप्ट आया। अगर रोटेशन नहीं होता तो टॉर्क टॉपिक बनता ही नहीं। टॉर्क कहां पे आता है? अगर कोई भी बॉडी रोटेट करे तो वहां पे क्या डेवलप हो जाता है? टॉर्क। तो अब आया कि टॉर्क डेवलप होगा, तो बताओ टॉर्क कितना डेवलप होगा वो फाइंड करो। तो टॉर्क कितना होगा वो डिराइव करने के लिए पहले एक ट्रायंगल बना देना, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया। कौन से एंगल से? करस्पॉन्डिंग। देखते जाओ, बहुत पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या करना बेटा, इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल हमने बनाया, ट्रायंगल का नाम है एबीसी। एबीसी में साइन थीटा ले लो, कॉस मत लेना, साइन लेना। क्यों साइन ले रहे हैं ध्यान देना। साइन थीटा ले लोगे तो आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बीसी अपॉन एबी। और एबी का मतलब है डायपोल की लेंथ, तो बीसी अपॉन डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC इज इक्वल टू आ गया डी साइन थीटा। BC इज इक्वल टू डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। हमें बताना है टॉर्क। क्लास 11th में थे तो हम पढ़ते थे टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क को हम टाउ से इंडिकेट करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क को हम याद रखना, टॉर्क को हम टाउ, टाउ याद करना 11th क्लास, टाउ। टॉर्क कहां आता है? जहां बॉडी रोटेट करती है, कोई भी सिस्टम घूमता है।
अब टॉर्क का फॉर्मूला है, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स और उसके ऊपर डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। साफ दिख रहा है फोर्स हॉरिजॉन्टल है क्योंकि फील्ड हॉरिजॉन्टल थी, और अब देखो फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तीन साइड दिख रहे हैं ट्रायंगल में, एक ए बी है, एक ए सी है और एक बी सी है। साफ दिख रहा है कि फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी है। तो क्या हो गया टॉर्क का फॉर्मूला बेटा, फिर उस हिसाब से आराम से जवाब देना। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स पे क्या है ट्रायंगल में, क्या दिख रहा है डायग्राम में, फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीसी है। फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल डिस्टेंस ये होगा, फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा। फोर्स वर्टिकल शो हो रहा होता तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता। अब फोर्स की वैल्यू रख दो, फोर्स की वैल्यू यूनिफॉर्म फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म पढ़ा रहा हूं, क्यूई और बीसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर निकाला है आपने 2 मिनट पहले, डी साइन थीटा, थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, हाँ कितना आपने बीसी निकाला बेटा, डी साइन थीटा, बस हो गया खत्म। और Q इंटू डी भूल गए आप, चार्ज इंटू डी याद करो, डायपोल का जो चार्ज होता है और डायपोल की जो लेंथ होती है वो डायपोल का डायपोल मोमेंट बन जाता है बस। तो Q इंटू डी क्या बन गया, डायपोल मोमेंट। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया P E साइन थीटा। यस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क। अगर किसी भी डायपोल को, ध्यान से सुनना, किसी भी डायपोल को, इसका डायपोल मोमेंट P है, डायपोल मोमेंट मैंने कहा था क्या, डायपोल मोमेंट के फॉर्म में ही फॉर्मूला आएगा लास्ट में। डायपोल का हर फॉर्मूला डायपोल मोमेंट के टर्म में लास्ट में आ जाएगा। आ तो गया, अगर कोई डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P है, वो एक्सटर्नल फील्ड में लाकर रखा गया, तो किसी एंगल थीटा पे, थीटा किसके बीच एंगल है, डायपोल और एक्सटर्नल फील्ड के बीच, कितना टॉर्क होगा, वो फॉर्मूला है PE साइन थीटा। अब ये जो टॉर्क है, पहली बात तो ये वेरिएबल है क्योंकि फिक्स होगा नहीं, क्यों, क्योंकि थीटा फिक्स नहीं है। जब ये रोटेट करेगा तो थीटा भी चेंज होगा कंटिन्यूअसली, थीटा चेंज होगा तो टॉर्क भी चेंज होगा। तो अगर मान लो पेपर में आया कि बताओ डायपोल पे जो टॉर्क लगता है वो फिक्स या वेरिएबल, बोलना वेरिएबल, क्योंकि थीटा आ रहा है फॉर्मूले में और थीटा कंटिन्यूअसली चेंज होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया PE साइन थीटा। और कैसे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो क्या होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा तब क्या होगा, सब बता दिया मैंने। अब जब टॉर्क का फॉर्मूला आपने देख लिया PE साइन थीटा, ध्यान से देखना बेटा, तो टॉर्क के फॉर्मूले में आपने एक चीज नोटिस किया कि फॉर्मूला आया PE साइन थीटा। सुनते जाओ। अब यहां पर एक पॉइंट ये क्लियर करो कि टॉर्क अगर जीरो हो जाए, अगर टॉर्क जीरो हो जाए, सुनो ध्यान से सुनो, फिजिक्स में मान लो हम लीनियर मोशन कर रहे हैं, रोटेशन नहीं कर रहे हैं, तो लीनियर मोशन हमें फोर्स कराता है, और फोर्स जीरो हो जाए तो कहेंगे इक्विलिब्रियम में चले गए हम। रोटेशन कौन कराता है, टॉर्क। तो अगर टॉर्क ही जीरो हो जाए तो इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो किस में चला गया, इक्विलिब्रियम में। आप याद रखना, पॉइंट को याद रखना बेटा, अगर टॉर्क ही काम करना बंद कर दे, टॉर्क जीरो हो जाए डायपोल पे, तो कहोगे वो इक्विलिब्रियम है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, PE साइन थीटा। तो अगर डायपोल इक्विलिब्रियम में पढ़ा रहा हूं कि डायपोल इक्विलिब्रियम में कब आता है, कोई चीज मोशन में है वो इक्विलिब्रियम में कब आती है, लीनियर मोशन में है तो फोर्स जीरो हो जाए, रोटेशन में है तो टॉर्क जीरो हो जाए। तो अगर टॉर्क जीरो हो जाए तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी टॉर्क जीरो का मतलब PE साइन थीटा जीरो। टॉर्क जीरो का मतलब क्या हो गया बेटा, PE साइन थीटा जीरो। PE साइन थीटा जीरो होने का मतलब हो गया साइन थीटा जीरो। साइन थीटा जीरो का मतलब थीटा जीरो भी हो सकता है और थीटा 180 भी हो सकता है। आपको बता दूं मैं, क्योंकि साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन 180 भी जीरो होता है, दोनों जीरो होता है। तो बोलोगे सर दोनों डिग्री पे इक्विलिब्रियम है, मतलब थीटा जीरो का मतलब ये हो गया कि इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर ही डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट इधर होने का क्या मतलब हो गया, डायपोल का माइनस चार्ज इधर है, प्लस चार्ज इधर है, तो ये हो गया थीटा जीरो का मतलब। और जब थीटा जीरो हो जाता है, 0 डिग्री पे अगर थीटा आ जाए, यानी टॉर्क जीरो हो जाए 0 डिग्री पे, तो उसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल पोजीशन, याद रखना। और टॉर्क कब जीरो होता है, दूसरा एंगल क्या है, 180। साइन 180 पे भी जीरो होता है। 180 का डायग्राम कैसे आएगा, मान लो बनाओ 180 का, तो फील्ड तो कभी बदलती नहीं है, फील्ड तो जिधर उधर ही रहेगी। अब डायपोल ऐसे घूम गया कि ऐसे घूम गया, माइनस उधर चला गया, प्लस इधर आ गया, तो डायपोल मोमेंट इधर से आ गया, यानी डायपोल घूमने के बाद माइनस इधर चला गया, प्लस इधर चला गया। ये हो गया, देखो कितना डिग्री की कहानी बन गई बेटा, 180 डिग्री। तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा इसे कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम के अंदर भी दो हो गए, स्टेबल और अनस्टेबल। अगर 0 डिग्री पे जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल पोजीशन पे है, वो स्टेबिलिटी गेन कर चुका है, वहां से फिर आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अनस्टेबल का मतलब तुरंत वापस आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम के अंदर भी दो, पहले इक्विलिब्रियम कब हुआ? जब टॉर्क 0 हुआ। जब टॉर्क 0 हुआ तो इक्विलिब्रियम हुआ, और जब इक्विलिब्रियम हुआ तो दो केस आ गए, 0 डिग्री पे भी इक्विलिब्रियम और 180 डिग्री पे भी इक्विलिब्रियम। 0 डिग्री पे जो इक्विलिब्रियम होता है उसे स्टेबल कहते हैं, 180 भी जब हुआ उसे अनस्टेबल कहते हैं, याद रखना। अब किसी ने कहा कि भाई एक बात बताओ, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए, एमसीक्यू के पेपर्स आने लगे हैं, तो एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप ध्यान से सुनो, छोटे छोटे सवाल जो बन सकते हैं सब पढ़ा रहा हूं। अब मान लो आया कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो सोचो टॉर्क मैक्सिमम तभी होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू सभी जानते हैं 1 होती है, यानी थीटा कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा, तो बोल देना तभी लगेगा सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब वो टॉर्क उस समय जो लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। स्टेबल पोजीशन 0 डिग्री पे, अनस्टेबल पोजीशन 180 डिग्री पे, 90 डिग्री पे जब लगे तो टॉर्क मैक्सिमम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा एक बात बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अब जरा सुनो, अब सुनने वाली बात क्या है, सुनो ध्यान से। पी क्या है? डायपोल मोमेंट। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और दोनों वेक्टर हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन होती है। फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ा था, दो वेक्टर को लेकर कोई फॉर्मूला बन रहा हो, दो वेक्टर हो फॉर्मूले में और साथ में साइन हो, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख देते हैं, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी एंड ई। तो लिख सकते हैं कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको मैं बता दूं, फिजिक्स में आपने सुना होगा कि दो वेक्टर अगर क्रॉस, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं फिजिक्स में, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर आपस में क्रॉस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो रिजल्ट आता है ए बी साइन थीटा। और अगर वही दोनों वेक्टर डॉट से मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट आता है ए बी कॉस थीटा। सब चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्रॉस में फॉर्मूले में साइन आता है, जैसे देखो पी आ रहा है एक वेक्टर, ई आ रहा है दूसरा वेक्टर और साइन आ रहा है, तो ये क्रॉस में ही बदलेगा, याद रखना। और सुनो, दो वेक्टर के क्रॉस, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर दो वेक्टर के क्रॉस का रिजल्ट मान लो ए बी साइन थीटा, उसको सी वेक्टर मान लो, तो कहा जाता है वो जो सी वेक्टर होता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब दो वेक्टर के क्रॉस का जो रिजल्ट आता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो इससे क्या पता चला, टॉर्क जो है वो इन डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां पर है, जो वहां पे डायपोल है, सबके परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द डायपोल एक्सिस एज वेल एज द परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये भी एमसीक्यू में आता है कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, स्टेबल पोजीशन क्या होगा, अनस्टेबल पोजीशन क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, सब कुछ आ सकता है। तो टॉर्क की डायरेक्शन हो गई कि टॉर्क जो होगा वो डायपोल एक्सिस जो भी है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इंटेंसिटी जहां पर है सबके परपेंडिकुलर होगा, ये याद रखना, ये टॉर्क की डायरेक्शन। और ये टॉर्क का वेक्टर फॉर्म हो गया। अब जैसे मैं एक छोटा सा सवाल आपको दे रहा हूं, जरा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट सुनो ध्यान से बेटा, कोऑर्डिनेट है 0 0 5 मीटर, 0 0 5 मीटर। दूसरा है -3 माइक्रोकूलम, डायपोल बन गया, डायपोल तो बन ही गया, तुरंत दिखा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तुरंत बन गया डायपोल। और इसका भी बेटा पोजीशन दे रखा है, इसका पोजीशन चलो मान लेते हैं 0 3 मीटर 6 मीटर। मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं, मतलब ये एक्स एक्सिस पे है और वो एक्स वाई प्लेन में है, एक एक्स एक्सिस पे बैठा है और एक एक्स वाई प्लेन पे बैठा, वाईजेड प्लेन में बैठा है। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 5 आई कैप है। आई कैप का मतलब
एक्स एक्सिस में है। आपने पढ़ा होगा वेक्टर में जिसके साथ आई कैप लग जाए वो एक्स एक्सिस में, जिस वैल्यू के साथ जे कैप लग जाए वो वाई एक्सिस में, जिसके साथ के कैप लग जाए वो जेड एक्सिस में। मैं पूछना क्या चाह रहा हूं ध्यान से देखना। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट चेंज कर दूं अच्छे से। ये है 8 मीटर, 2 मीटर, राइट। कोऑर्डिनेट बदल दूं मेरा। ये है 6 मीटर, 3 मीटर, सी। अब समझ में आ गया, अब समझ में आपको क्लियर हो गया कि ये चार्ज डायपोल बना। कैसे डायपोल बना बेटा? साफ दिख रहा है, एक चार्ज प्लस से और एक चार्ज माइनस से। ये भी एक्स वाई प्लेन में है, ये भी एक्स वाई प्लेन में है, कोऑर्डिनेट गिवन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, ध्यान से पढ़ना। और इंटेंसिटी की वैल्यू है 5 और आई कैप का मतलब उसका डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस। पूछा क्या है? पूछा ये है फाइंड, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डायपोल। आप ये बताओ कि ये जो डायपोल है वो कितना टॉर्क फील करेगा, व्हाट टॉर्क इट विल फील, ये कितना टॉर्क फील करेगा, आप ये बताओ। दैट इज द पॉइंट। तो बोलोगे सबसे पहले आप ध्यान से सुना, ये वेक्टर फॉर्म में सवाल होगा, नॉर्मल फॉर्म से नहीं हो पाएगा। नॉर्मल फॉर्म टॉर्क का होता है पी साइन थीटा, उसके लिए आपको डायपोल मोमेंट चाहिए, फील्ड चाहिए और एंगल चाहिए। किस एंगल पे पूछा जा रहा है, यहां ऐसा पूछा ही नहीं। तो सबसे पहले जरा ध्यान से सुनना, आप सबसे पहले एक डायपोल की लेंथ निकालो वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। वेक्टर फॉर्म में याद है कैसे निकालते हैं? दोनों का कोऑर्डिनेट देखो, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट 8 - 6 इंटू आई कैप। कभी भी आपको दो चीज की किसी दो पोजीशन पता हो, यहां और वहां, और उस पोजीशन का वेक्टर फॉर्म लिखना है तो तरीका एक ही है, मेथड है डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट 8 - 6 इंटू आई कैप प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट 2 - 3 इंटू जे कैप प्लस डिफरेंस ऑफ जेड कोऑर्डिनेट। तो जेड तो 0 0 खत्म हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं, इंटू के कैप क्या, चलो खत्म करो। ये आ गया बेटा, ये आ गया 2i कैप माइनस जे कैप। कैसे होता है सवाल देखो ये वाला। उसके बाद आप क्या काम करो, उस डायपोल मोमेंट का वेक्टर फॉर्म निकालो। क्या होता है? Q इंटू डी, चार्ज इंटू डायपोल लेंथ। चार्ज आपको पता है 3 माइक्रोकूलम, 3 इंटू 10⁻⁻⁶, और डी आप निकाल चुके हो बेटा 2i कैप माइनस जे कैप। तो कैसे होते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ये हमने डायपोल मोमेंट निकाल दिया। अब हमें निकालना है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म वाला क्या था? P और E का क्रॉस प्रोडक्ट। PE साइन थीटा वाला फॉर्मूला तो चलेगा ही नहीं यहां, क्योंकि उसके लिए मुझे थीटा चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल रहे हैं P और E का क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप ध्यान से देखना कैसे होगा P और E का क्रॉस प्रोडक्ट। अब बताओ P की वैल्यू क्या है? आपके सामने ऊपर लिखा है मैंने 3 इंटू 10⁻⁻⁶ 2i कैप माइनस जे कैप। ये हो गया पूरा P हो गया बेटा, क्रॉस ई दे रखा है पहले से, कितना ई की वैल्यू गिवन है 5i कैप इंटू 5i कैप। बस एंड पे हूं मैं। टॉर्क आ गया बेटा 5 3 15 इंटू 10⁻⁻⁶, नंबर अलग कर लिया, और ये आ गया 2i कैप माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप। 5 का नंबर से शिफ्ट कर दिया, बस वेक्टर में आई जे को देखेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखना, अगर दो सेम यूनिट वेक्टर होते हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर i क्रॉस j होता है तो उसका आंसर k आ जाता है, और अगर j क्रॉस i होगा तो उसका आंसर माइनस k होता है। ये सब 11th में पढ़ना था। तो अब आप देखो, i क्रॉस i करो 0 हो गया, j क्रॉस i करो माइनस k हो गया, और माइनस पहले से भी है तो प्लस के, यानी फाइनल आंसर जो आ गया टॉर्क का वो आ गया बेटा 15 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू के कैप। यानी कि बोलोगे सर टॉर्क का मैग्नीट्यूड इतना है और के कैप का मतलब अलोंग जेड एक्सिस, उसकी डायरेक्शन। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए वेक्टर में। आपको नहीं पता तो दिक्कत आएगी बेटा। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई माइनस के, सब याद रखना। जे क्रॉस के आई और के क्रॉस जे करोगे तो रिजल्ट उलट जाता है, माइनस आई।
K क्रॉस I J, I क्रॉस K करोगे तो -J, जरूरत पड़ता है सब चीज ज्यादा। टॉर्क में अब जैसे एक सिंपल सा सवाल है, एक सिंपल सा सवाल है कि एक डायपोल है, एक डायपोल है जो टॉर्क फील कर रहा है 100 न्यूटन मीटर का। प्लीज इस वीडियो में टॉर्क एंड कर दूंगा, मैं अगले वीडियो के लिए नहीं ड्रॉप करूंगा, एक दो क्वेश्चन और हैं, 5-10 मिनट की वीडियो और है, ज्यादा लंबी नहीं है। टॉर्क जो फील कर रहा है डायपोल वो 100 न्यूटन मीटर का, और जिस चार्ज से डायपोल बना है उसकी वैल्यू है ±2 माइक्रोकूलम। और ये जो टॉर्क फील कर रहा है डायपोल वो 60 डिग्री पे, सब कुछ गिवन है। एक डायपोल है जो 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क फील कर रहा है और 60 डिग्री पे फील कर रहा है। चार्ज डायपोल का ये गिवन है, और वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके साथ ये एंगल बना रहा है ये गिवन है 50 न्यूटन पर कूलम का। सवाल सुनो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ये सब। एक डायपोल है जो इतना टॉर्क फील कर रहा है, जब वो 60 डिग्री पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ था, और चार्ज जो डायपोल का है वो गिवन है ±2 माइक्रोकूलम। आपसे पूछा है कि आप प्लीज बताइए, प्लीज समझाइए, फाइंड डायपोल लेंथ, कि डायपोल की लेंथ क्या होगी, आप समझाइए। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डायपोल, डायपोल की लेंथ क्या होगी? तो बोलोगे सर टॉर्क का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, PE sin थीटा। टॉर्क गिवन है सर 100, P नहीं पता सर, कोई बात नहीं, फील्ड 50 और इंटू साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, 100 इज इक्वल टू P इंटू 50 इंटू √3/2। सॉल्व करके यहां से आराम से P आ गया, P यानी डायपोल मोमेंट आ गया। अब सॉल्व करने तो आना चाहिए, ये 25 4, P की वैल्यू आ जाएगी 4/√3, लो निकाल दिया मैंने 4/√3 कूलम मीटर, कूलम मीटर, फिनिश। अब आ जाओ, ये तो P निकला, डायपोल मोमेंट निकला, हमें डायपोल मोमेंट चाहिए या डायपोल की लेंथ चाहिए? डायपोल की लेंथ चाहिए। तो अब क्या करेंगे, P को खोल देंगे बेटा Q इंटू डी, बस। P आ चुका है आपका कितना 4/√3, चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 का पावर -6 इंटू डी, बट डी इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 10 का पावर 6 अपॉन √3 मीटर। मीटर कैसे? ये जब इधर शिफ्ट करोगे तो ऊपर जाके +6 बन जाएगा, 2 2 जा 4, 2 ये लेंथ आ गई। अब यहां पर हमें डी निकालना था, 2 2 जा 4, √3। ऐसे सवाल भी कभी कभी ऐसा हो सकता था, कभी कभी ऐसा हो सकता था कि डायपोल चार्ज नहीं देता, डायपोल की लेंथ दे देता, चार्ज नहीं देता डायपोल की और चार्ज पूछता, तो कोई बात नहीं, ये पता होता क्यों निकाल देता। ऐसे क्वेश्चंस डायपोल में बहुत आते हैं। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं, एक जगह एक्सटर्नल फील्ड है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। एक जगह एक्सटर्नल फील्ड है और इस एक्सटर्नल फील्ड में आपने 2 डायपोल ले लिए, ध्यान से देखना बेटा, 2 डायपोल आपने ले लिए इस एक्सटर्नल फील्ड, और ये दोनों डायपोल 120 डिग्री पे है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये डायपोल है -q + q, सेम ऐसा दूसरा डायपोल है -q + q। सुनना, और एक्सटर्नल फील्ड में लाकर रख दिया, लेकिन यहां पे एक डायपोल नहीं 2 डायपोल लाकर रखा है, और उसने कहा है कि जो P है that P is the dipole moment, that P is the dipole moment, ये दोनों डायपोल का डायपोल मोमेंट है P। ध्यान से सुनो, 2 डायपोल हैं, दोनों डायपोल आपस में 120 डिग्री पे हैं, सब डायग्राम में गिवन है, और जहां रखा है वहां एक्सटर्नल फील्ड भी गिवन है, और दोनों डायपोल 120 डिग्री पे ये भी गिवन है। पूछा है, अब आप कितनी बार बताऊं, जब डायपोल फील्ड में आता है तो टॉर्क फील करता है, यही तो हो रहा है आज की क्लास में। पूछा है
फाइंड नेट टॉर्क, फाइंड नेट टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय बोथ डायपोल। अब एक बात बताओ, जब यहां पे दो डायपोल रखा है, जब यहां पे दो डायपोल रखा है तो दोनों टॉर्क फील करेगा, तभी तो मैंने नेट टॉर्क पूछा, क्योंकि दोनों फील करेगा तो दोनों डायपोल जो फील करेगा उनके दोनों के टॉर्क का नेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखते रहो, वीडियो को अच्छे से देखते रहो। डायपोल का डायपोल मोमेंट कहां से किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। पढ़ा चुका हूं मैं इस पहली वीडियो में कि डायपोल का डायपोल मोमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो दो डायपोल है तो दो डायपोल मोमेंट होगा, इसका माइनस से प्लस इधर होगा, इसका माइनस से प्लस इधर होगा, दोनों का अपना अपना डायपोल मोमेंट हो गया, दोनों का अपना अपना हो गया डायपोल मोमेंट। ध्यान से सुनना। अब ये दोनों डायपोल मोमेंट कितने डिग्री पे हैं? 120 डिग्री पे। ये भी ध्यान से सुनना, बिल्कुल साफ दिख रहा है 120। और फिजिक्स में जब एक से ज्यादा वेक्टर्स आते हैं तो पहले उनका नेट निकालना पड़ता है। तो अब क्या करो, दोनों डायपोल मोमेंट का नेट निकालो, दोनों डायपोल मोमेंट का नेट निकालो। नेट, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दोनों डायपोल मोमेंट का नेट निकालो। मैं बार बार बोल रहा हूं, दोनों डायपोल मोमेंट का नेट निकालो। तो ये मैं 20 से ले गया, ये दोनों डायपोल मोमेंट का नेट आ गया। अब इस नेट की वैल्यू भी निकाल दो। तो कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का? आपको पता है नेट, अंडर रूट, आपने पढ़ा था, अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2, पहला पी दूसरा पी और उनके बीच का एंगल cos 120। देखते जाइए ध्यान से। और cos 120 कभी भी आए, हजारों बार बता चुका हूं, cos 120 कई बार आएगा, इसको हम -1/2 कहते हैं। तो अब क्या करो बेटा, ये आ गया, ध्यान से देखते रहो, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बन जाएगा। देखो साफ दिख रहा है, cos 120 की वैल्यू -1/2, -1/2 रखोगे तो 2 और 2 कट के माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पे cos 120 जब माइनस हाफ रखेंगे तो माइनस हाफ से 2 कैंसिल, माइनस पी स्क्वायर, और फिर ये पी स्क्वायर कट गया, यानी यहां पर पी ही आ गया, पी नेट भी पी ही आ गया। वो अलग बात है, एंगल कुछ और आता तो कुछ और आ जाता, वैल्यू आ गई पी। चलो अब बताओ, हमें तो निकालना है टॉर्क। अब यहां पर आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये एंगल थोड़ा ढक गया, इसको दोबारा लिख देते हैं। और ये एंगल आपको पता ही था 120 डिग्री पे था। अब सुनना, ध्यान से सुनना, कोई भी डायपोल एक्सटर्नल फील्ड में आ जाए तो टॉर्क फील करता है पी ई साइन थीटा। अब यहां पर टॉर्क जब बोलोगे तो यहां पे नेट टॉर्क होगा तो फॉर्मूला वही होगा पी ई साइन थीटा। लेकिन यहां पे बेटा सुन लो, पी नेट आएगा पहली बात, क्योंकि अब दो दो डायपोल का एक डायपोल मोमेंट बन चुका है, फील्ड तो एक ही है। और थीटा किसके बीच एंगल होता था? दिमाग लगाओ, पी और ई के बीच। तो अब ना इस पी की बात होगी ना इस पी की बात होगी, अब नेट पी की बात हो रही है। और एंगल भी किसके साथ देखेंगे? हम देखेंगे नेट पी, ये और फील्ड के साथ ये वाला। अब तो एंगल होता है डायपोल मोमेंट और फील्ड, अब तो डायपोल मोमेंट ना ये, अब तो नेट डायपोल मोमेंट की बात चल रही है। तो एंगल भी ये होगा थीटा, थीटा ये वाला होगा, थीटा जो फॉर्मूले में चलेगा, क्योंकि एंगल होता है पी और ई। तो अब तो नेट पी की बात चल रही है। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री, जब कोई भी रिजल्टेंट 20 से जाता है तो ये पक्की बात है कि 20 के जाने का मतलब हो गया ये रिजल्टेंट इसके साथ भी 60 डिग्री पे आया और ये रिजल्टेंट इसके साथ भी 60 डिग्री पे आया। ये पूरा एंगल 120, 20 से जाने का मतलब इस वाले, ये किसका नेट है? इस वाले डायपोल मोमेंट का और इस वाले का। 20 से जाने का मतलब ये नेट इसके साथ भी 60, इसके साथ भी 60। तो थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, जब इधर भी 60 है, आप सोचो जब ये इधर 60 है और ये पूरा कितना है 90 है, तो ये अपने आप कितना बच जाएगा 30 डिग्री। ये जो नेट गया किसका नेट है? इस डायपोल मोमेंट का और इस डायपोल मोमेंट का। ये 20 से गया, यानी 120 को 20 से दो पार्ट में बांटता हुआ चला गया, इधर भी 60 इधर भी 60। और ये पूरा कितना है? ये पूरा कितना है? ये पूरा 90 और इधर है 60, तो ये कितना बच जाएगा 30। इसका मतलब नेट डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री पे आ गया। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, नेट टॉर्क का हो गया पी नेट, जो कि पी नेट भी पी ही है, वैल्यू लिख दो
ई और साइन 30 डिग्री, ये हो गया साइन 30। साइन 30 होता है 1/2, यानी नेट टॉर्क की वैल्यू आ गई PE/2। ये जो P नेट है ये इसका और इसका नेट है, और दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा B से भागता है। तो 120 डिग्री को दो पार्ट में बांटो, तो इधर भी 60 और इधर भी 60, तो ये 60, ये पूरा 90, तो ये कितना बच जाएगा 90 माइनस 60 30। तो नेट P नेट फील्ड के साथ 30 डिग्री, नेट टॉर्क निकालेंगे तो PE sin थीटा। अब जब दोनों P का जब आप नेट निकाल चुके तो अब इसको तो देखना ही नहीं है, इसको तो दिमाग से निकाल दो, अब तो नेट का E के साथ एंगल देख लो, PE sin 30, P नेट E sin 30। वीडियो कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं टॉर्क के, जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने करा दिए। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं और अच्छे से आते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने टॉर्क पढ़ाया, डायपोल क्या टॉर्क फील करता है वो पढ़ाया। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।